हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, भारतीय संविधान में आज एक नया टॉपिक है और वो टॉपिक है बजट। और बजट का जो है उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने आँख में जो है संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट की जगह कौन सा शब्द उल्लेखित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112, ठीक है। तो बजट जो है किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, बजट जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और किस शब्द से निकला है? बूजेट। किस शब्द से? बूजेट शब्द से निकला है। और बूजेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला, ठीक है। तो बजट किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा के बूजेट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो देखिए, बजट की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो कहते हैं बजट की शुरुआत मानी जाती है ब्रिटेन से। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालफोर ने कहते हैं 1733 में सर्वप्रथम बजट की शुरुआत की थी। और कहते हैं वो चमड़े के थैले के अंदर, ठीक है, बजट को प्रस्तुत करने के लिए जब सदन में गए तो वहां के सदस्यों ने मेजें थपथपाई और कहा बूजेट ओपन, बूजेट ओपन, बूजेट ओपन, यानी चमड़े का थैला खुलेगा भाई। तो उसी बूजेट से शब्द क्या पड़ गया? बजट शब्द पड़ गया, ठीक है। तो बूजेट से इसे अब क्या कहते थे सामान्य बोलचाल की भाषा में? बजट। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में बजट की जगह इसका उल्लेख है किस नाम से? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट होता क्या है? तो बजट होता है आगामी जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। यानी आने वाला जो वर्ष होता है उसकी जो आमदनी होगी, जो खर्च होगा, तो आय और व्यय का लेखा जोखा ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। और अपने आप बजट का या वार्षिक वित्तीय विवरण का जो वित्तीय वर्ष होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से शुरू होता है। कब तक चलेगा? 30 मार्च तक, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 30 मार्च तक इसका वित्तीय वर्ष होता है। अब देखिए, यदि आज भारत में बजट की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में बजट की शुरुआत हो रही है 1860, यानी 18 फरवरी 1860 को। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही एक वित्तीय सदस्य थे और उन वित्तीय सदस्य का नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन नाम था। उन्होंने ही सर्वप्रथम बजट की शुरुआत की। इसलिए कभी आ जाए क्वेश्चन कि भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है, क्या मारेंगे आप लोग? जेम्स विल्सन। किसे मारेंगे? जेम्स विल्सन। फिर इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि 1892 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। तो हमने वहां पे पढ़ाया था कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिला था। तो पहले बजट जो है एक साथ पेश होता था, उसी दिन सामान्य बजट और उसी दिन रेल बजट। जैसे आज भी 2017 से आप देखते हैं कि एक ही दिन सामान्य बजट पेश होता है और उसी दिन क्या पेश हो जाता है? रेल बजट पेश हो जाता है। ऐसे पहले प्रस्तुत होता था। लेकिन 1921 में एक समिति का गठन किया गया था, एक वर्त समिति। कौन सी समिति? एक वर्त समिति का गठन हुआ। और उसी एक वर्त समिति की सिफारिश पर ही 1924-25 में सामान्य बजट से किसको अलग कर दिया गया? रेल बजट को अलग कर दिया गया। यानी रेल बजट कब से अलग हो गया? 1924-25। तो तब से जो है सामान्य बजट एक दिन और रेल बजट अगले दिन पेश होता था, ठीक है। तब से पेश होता रहा। फिर क्वेश्चन आता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के समय जो है उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. खड़मुखम चेट्टी। कौन थे? R.K. खड़मुखम चेट्टी। उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है, जो नवंबर 1947 में प्रस्तुत हुआ था। और कब तक के लिए था? मार्च 1948 तक के लिए था, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किसने किया था? तो गणतंत्र का मतलब समझ रहे हो? जब भारत गणतंत्र बना तो कब बना? 1950। तो 1950 का जो है बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो उस समय वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो बजट किसके नाम से पेश होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से? या राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत होता है। लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में कौन पेश करता है? वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक बार भारत में किसने बजट प्रस्तुत किया? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मोरारजी देसाई।
का नाम सुना है? तो मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे इंदिरा गांधी जी की सरकार में, और कहते हैं उन्होंने सर्वाधिक बार जो है बजट प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने 8 बार पूरक बजट प्रस्तुत किया है और 2 बार अंतरिम बजट प्रस्तुत किया है। अब आप लोग कहोगे अंतरिम बजट क्या होता है? तो अंतरिम बजट वो होता है जिस साल चुनावी साल होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है 1 फरवरी को 2024 को प्रस्तुत किया गया, ये कैसा बजट है? अंतरिम बजट है। क्योंकि अभी चुनाव होने हैं लोकसभा के, ठीक है, तो ये बजट कहलाता है अंतरिम बजट। इसके बाद कोई नई सरकार बनेगी या पुरानी सरकार बनेगी, वो फिर पूरा बजट प्रस्तुत करेगी, तो उसे कहते हैं अंतरिम बजट। यानी जिस साल चुनावी वर्ष होता है उस साल जो है क्या प्रस्तुत किया जाता है? अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर हुआ? तो सर्वाधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई। फिर पूछा जाता है कि कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री भी बने, तो आपको पता है कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी वित्त मंत्री रह चुके हैं, फिर क्या बने? प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। और एक आपके वित्त मंत्री है प्रणब मुखर्जी जी, वो क्या बने? राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो ये होता है बजट। अब बजट होता है 109 जो है, इसमें प्रश्न होते हैं या 109 विषयों को जो है पूरा जो विभाग होते हैं या अनुदान होते हैं उन्हीं को कहते हैं बजट। क्या कहते हैं? बजट। और ये बजट जो है कई प्रकार से होते हैं, रक्षा के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया। तो अपने यहाँ सर्वाधिक बजट खर्च होता है किस क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र, रक्षा के सुरक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए लिख लीजिए, फिर डिटेल में चर्चा भी कर लेते हैं। तो लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, देखो बजट एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। बजट एक फ्रांसीसी, बजट एक फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। जिसका अर्थ है चमड़े का, ठीक है। देखो सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो या ऐसे लिख लेना, फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूजेट से निकला है। किससे निकला है? बूजेट से निकला है ऐसे, और जिसका अर्थ होता है चमड़े का। अब लिखिए अगला पॉइंट, सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, सर्वप्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल ने, रॉबर्ट वालपोल ने 1733 ईस्वी में बजट प्रस्तुत किया। बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। तब पहला बजट 1733 में, ठीक है। तो चमड़े के थैले के अंदर लेकर के, तो पहले चमड़े के थैले में ही प्रस्तुत होता था, ठीक है। अब अभी जो है निर्मला सीतारमण ने ओपन बजट प्रस्तुत किया था ना जब आपका, और आपका जो है जब कोरोना चल रहा था तो उस दौरान जो है पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया था, बिना पेपर के, कंप्यूटर में ही सब था ना। हाँ, उसी को ई बजट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो भी प्रस्तुत किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो अगला लिखिए पॉइंट, क्या लिखा? 1733 में बजट प्रस्तुत किया किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। अब लिखिए भारत में पहला बजट, भारत में पहला बजट, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को वायसराय लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय
लॉर्ड कैनिंग के समय उनके वित्तीय सदस्य, लॉर्ड कैनिंग के समय वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता, यदि आज भारतीय बजट के प्रणेता कौन है तो कौन हो जाएंगे? जेम्स विल्सन हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। हमने आपको बताया था कौन सी समिति की सिफारिश पर? एकमात्र समिति की। ठीक है, उसी की सिफारिश पर कब आई वो समिति? 1921 में। तो उसी की सिफारिश पर रेल बजट को सामान्य बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया है। तो देखिए 1921 में एक वर्ग समिति की सिफारिश पर, 1921 में एक वर्ग समिति की सिफारिश पर, एक वर्ग समिति की सिफारिश पर एक वर्ग समिति की सिफारिश पर कब किया गया? 1924-25 में है। एक वर्ग समिति की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट ये देखो, भारतीयों की बजट परंपरा की जड़ें, भारतीयों की बजट परंपरा की जड़ें, बजट परंपरा की जड़ें 1944 में बॉम्बे प्लान प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, और हाँ 1944 में बॉम्बे प्लान और उस समय के उद्योगपतियों द्वारा ये प्लान जो है प्रस्तुत किया गया था, तो उसी से जुड़ी मानी जाती है। तो देखो भारतीयों की बजट परंपरा की जड़ें 1944 में निर्मित 1944 में निर्मित बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई है। बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई है। बॉम्बे प्लान से जुड़ी हुई है। इस प्लान की रचना, इस यदि क्वेश्चन पूछा गया है बॉम्बे प्लान कब प्रस्तुत हुआ तो 1944 में, तो देखो इस प्लान की रचना जॉन मथाई कामा घनश्याम दास बिड़ला, जो दो पति थे, घनश्याम दास बिड़ला और टाटा जी आए, JRD टाटा ने की, और JRD टाटा ने की। टाटा ने की। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान से जुड़ी है। बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में आया। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो लिखिए अनुच्छेद 112 के तहत क्या कहता है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि, के तहत किसका कर्तव्य है? राष्ट्रपति का है
राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष और बजट का वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना गया, तो लिख लो 1 अप्रैल से 30 मार्च है। तो क्या लिखा, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च के लिए संसद के दोनों सदनों वित्तीय वर्ष के लिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की अनुमानित आय, भारत सरकार की उस वर्ष की अनुमानित आय एवं व्यय, यानी जो आय होगी और जो व्यय होगा, ठीक है, तो आय और व्यय का विवरण रखवाए, आय और व्यय का विवरण रखवाए, आय और व्यय का विवरण रखवाए, ठीक है। तो इसे ही सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो देखो, इसे ही सामान्य बोलचाल में बजट कहा जाता है, बजट कहा जाता है। किंतु संविधान में, याद रखिएगा, किंतु संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है, किंतु संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया, ठीक है। तो संविधान में किस नाम से है ये, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा ये बजट संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है, ठीक है। और होता क्या है बजट, तो आगामी वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे ही क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान में बजट की जगह किसका उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये देखो, परंपरा अनुसार बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था, फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को, अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। यानी पहले परंपरा अनुसार जो है बजट आपका फरवरी महीने के किस दिवस को, अंतिम कार्य दिवस को। तो आपको पता है फरवरी या तो 28 की होती है और लीप ईयर है तो 29 की। जैसे इस साल का जो वर्ष है वो लीप ईयर वर्ष है और आपको पता है फरवरी चल रही है आपकी, तो इस बार की फरवरी कितने
दिन की है? 29 दिन की ना, 29 दिन। तो इस बार क्या चल रहा है? लीप ईयर चल रहा है ना, तो 29 दिन की। तो या तो 28 को प्रस्तुत होता था या फिर 29 को प्रस्तुत होता था। ठीक है, यदि संडे नहीं है तो, और संडे है तो मान लो 28 को संडे पड़ रहा है तो एक दिन पहले, 29 को संडे, यदि 29 का महीना है तो 29 को संडे पड़ रहा है तो एक दिन पहले प्रस्तुत होता था। ठीक है, यानी अंतिम फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2017 से, 2014 में बनी सरकार और 2017 से जो है अब आपका बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को ना प्रस्तुत करके कब, फरवरी के प्रथम दिवस या प्रथम दिन ही, ठीक है, प्रस्तुत किया जाता है। यदि 1 फरवरी को संडे नहीं है तो 1 फरवरी को ही बजट प्रस्तुत किया जाए। जैसे इस बार का 2024 का किस दिन प्रस्तुत हुआ है? 1 तारीख को। तो 2017 से अब बजट किस दिन प्रस्तुत हो रहा है? फरवरी के प्रथम कार्य दिवस को, यानी फरवरी का जो पहला दिन होगा, यानी 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, यदि संडे नहीं है तो आगे जोड़ लो। तो पहले फरवरी के किस दिवस को? अंतिम। अब 2017 से कब? फरवरी के प्रथम कार्य दिवस को प्रस्तुत किया जा रहा है। इनको आगे जोड़ो। क्या प्रस्तुत किया जाता था, कर लो यहाँ पे, प्रस्तुत किया जाता था, परंतु लिखो, परंतु 1 फरवरी 2017 से, परंतु 1 फरवरी 2017 से मोदी जी सरकार द्वारा, मोदी जी सरकार द्वारा बजट प्रथम कार्य दिवस हुआ है, प्रथम कार्य दिवस को एवं सामान्य बजट और रेल बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। एवं सामान्य बजट प्लस रेल बजट को एक ही दिन प्रस्तुत किया जाता है, एक ही दिन प्रस्तुत किया जाता है। यानी अब अलग अलग पेश नहीं होते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी दिन रेल बजट होगा और उसी दिन कौन सा बजट? सामान्य बजट भी प्रस्तुत किया जाता है। यानी आम बजट और रेल बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिए। अगला पॉइंट लिखिए, इतना नोट कर लिया। अब लिखिए स्वतंत्र भारत का, नहीं नोट है, नीचे लिखिए। चलो नोट कर, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। देखो स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन थे उस समय में? वित्त मंत्री। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रथम वित्त मंत्री R.K. खड़मुखम चिट्टी, R.K. खड़मुखम चिट्टी। ठीक है, ये पहले वित्त मंत्री है स्वतंत्र भारत के, है याद रखोगे। तो R.K. खड़मुखम चिट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। 1947 को प्रस्तुत किया गया। छब्बीस नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया, जो 15 अगस्त
1947 से लेकर के कब तक का था? 31 मार्च 1948 है। 31 मार्च 1948 अर्थात 7.5 माह का, 7.5 माह का। क्योंकि भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त से शुरू होकर के और वित्तीय वर्ष कब तक होता है? 31 मार्च। तो 15 अगस्त 47 से लेकर के कितने मार्च तक का? 31 मार्च 1948 तक। जोड़ोगे तो कितने महीने हो जाएंगे? 7.5 माह का ये बजट था। ठीक है, जो कब प्रस्तुत किया उन्होंने? 26 नवंबर 1947 को। किसने प्रस्तुत किया? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. खड़मुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया। ठीक है, याद हो जाएगा। तो स्वतंत्र भारत का यदि आ जाए पहला बजट किसने प्रस्तुत किया तो आप लोग बता सकते हो, R.K. खड़मुखम चेट्टी, जो भारत के पहले क्या थे? वित्त मंत्री। कब प्रस्तुत किया था? तो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। जो कितने महीने का था? 7.5 माह। कब से कब तक का? 15 अगस्त 47 से 31 मार्च 1900। क्लियर? अब गणतंत्र भारत का किसने प्रस्तुत किया? तो हमने बताया था जॉन मथाई उस समय वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखिए गणतंत्र भारत का, गणतंत्र भारत 1950 का बजट वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो जॉन मथाई जो है गणतंत्र भारत में क्या थे? ये वित्त मंत्री। तो ये भी याद कर लेना कि गणतंत्र भारत के समय कौन वित्त मंत्री था? जॉन मथाई थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे लिखिए, देखो गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद, गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद उस समय जो है वित्त मंत्री जो है C.D. देशमुख थे। तो देखो होने के बावजूद C.D. देशमुख, C.D. देशमुख वित्त मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री रहते हुए कहते हैं पहले बजट की जो प्रतियां होती थी वो इंग्लिश में दी जाती थी। ठीक है, सबको इंग्लिश में बांटी जाती थी। लेकिन इन्होंने जो है इंग्लिश के साथ साथ जो हिंदी भाषी सांसद जो सदस्य पहुंचते थे उनको जो है हिंदी में भी प्रतियां बंटवाने की परंपरा को शुरू किया। जबकि अपना कैसे थे? गैर हिंदी भाषी थी, यानी इनको हिंदी नहीं आती थी। फिर भी इन्होंने जो है हिंदी भाषा में भी किसकी बजट की प्रतियां लोगों में या वहां पे संसद में बंटवाने की परंपरा को शुरू किया। ठीक है, तो वही है पॉइंट। वो गैर हिंदी भाषी होने के बावजूद C.D. देशमुख वित्त मंत्री रहते हुए 1955-56 का बजट, 1955-56 का बजट, 1955-56 का बजट पेश करने से पहले, बजट पेश करने से पहले इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि इस बात को सुनिश्चित कर लिया कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में भी छपे, कि बजट के सभी दस्तावेज हिंदी में भी छपे।
हिंदी में भी छपी है। ठीक है, देखो इसके पहले सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे। इसके पहले सिर्फ अंग्रेजी में छपते थे। इसके पहले सिर्फ अंग्रेजी में ही छपते थे। ठीक है, अब हमने बताया था कौन से ऐसे वित्त मंत्री है जो प्रधानमंत्री बने। तो बताया था मोरारजी देसाई है, मनमोहन सिंह है, और आपके जो है नहीं प्रणब मुखर्जी नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी है ना, तो वो भी है, और चौधरी चरण सिंह भी। 4 लोग हैं। तो देखो मोरारजी देसाई, कामा चौधरी चरण सिंह, कामा विश्वनाथ प्रताप सिंह या बीपी सिंह लिख लो, विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री भी रहे। ऐसे प्रधानमंत्री हैं या ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो वित्त मंत्री भी रहे, तो याद रहेंगे ये चारों प्रधानमंत्री है जो क्या रह चुके थे, वित्त मंत्री। ठीक है, अब देखो सर्वाधिक बार बजट, 10 बार, सर्वाधिक 10 बार, और इसको डिवाइड कर लो तो 10 में 8 लिख लो पूरक बजट प्लस 2 लिख लो अंतरिम बजट है, टोटल कितने हो गए? 10 बार हो गए ना। 8 बार पूरक बजट और 2 बार अंतरिम बजट। तो अंतरिम बजट क्या होता है अभी हमने बताया, जिस साल चुनाव होने को होता है, ठीक है, उस साल जो बजट प्रस्तुत होता है वो अंतरिम बजट कहलाता है। ठीक है, जैसे इस बार चुनावी साल है ना, अभी चुनाव होने हैं, तो जो बजट अभी प्रस्तुत किया गया ये कैसा बजट है? अंतरिम बजट है। ठीक है, कभी आ जाए तो याद रखिएगा। तो देखो सर्वाधिक 10 बार, 8 बार पूरक बजट और 2 बार अंतरिम बजट किसने? मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई का नाम सुना है? जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना 1977 में, चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री बने थे ना, और यही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, भारत का भी और पाकिस्तान का। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत और पाकिस्तान कहा जाए तो निशान पाकिस्तान, इन्हीं को मिल चुका है, दोनों है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, वित्त मंत्री के रूप में 1991 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी ना, तो किसकी देन है? मनमोहन सिंह। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अरे वो थे पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्हीं के समय आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। तो वित्त मंत्री के रूप में कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो लिखिए, देखो 1900 या वित्त मंत्री के रूप में 1991 में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू किया। आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू किया। नीति को लागू किया। आर्थिक उदारीकरण देन है ना पीवी नरसिम्हा राव के समय, और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, फिर अभी हमने बताया इस समय कौन है भारत की वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमण। और हमने बताया था कोरोना काल में इन्होंने कैसा बजट प्रस्तुत किया था? पेपर लेस बजट या ई बजट, कंप्यूटर के माध्यम से बजट प्रस्तुत हुआ था। और इन्होंने ही पहली बार ओपन बजट भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, यानी ओपन बजट का मतलब पहले आपने देखा होगा एक वो होती थी जो है अटैची होती थी चमड़े की, उसमें लाया जाता ना, अटैची लेकर के चलते थे वित्त मंत्री। लेकिन यही निर्मला सीतारमण है जिन्होंने फाइल में ऐसे खुला बिल्कुल फाइल में लेके आई बजट और लोगों के सामने या संसद में उसको पढ़ा था। तो ओपन बजट भी किसने प्रस्तुत किया? निर्मला सीतारमण ने। और पेपरलेस बजट भी प्रस्तुत करने का श्रेय निर्मला सीतारमण को। और इस समय वित्त मंत्री भी कौन है? निर्मला सीतारमण ही है। ठीक है, ये भी आपको याद है रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखो, 109 विभागों का अनुदान मांग ही बजट है। 109 विभागों का अनुदान मांग ही बजट है। एक 109 विभागों का अनुदान मांग ही बजट है। देखो, बजट वास्तव में भारत सरकार द्वारा कितनी मांगों का? 109 विभागों का है। 109 विभागों का अनुदान मांग ही, अनुदान मांग ही बजट है। अनुदान मांग ही बजट है। आगे लिखो, बजट वास्तव में भारत सरकार द्वारा संसद से, बजट वास्तव में भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा संसद से विभिन्न प्रयोजनों के लिए, संसद से विभिन्न प्रयोजनों के लिए, विभिन्न प्रयोजनों के लिए धन की मांग की जाती है। प्रयोजनों के लिए धन की मांग की जाती है। धन की मांग की जाती है। ठीक है, तो 109 विभागों के लिए जो अनुदान मांग की जाती है वही क्या है आपकी? वही बजट कहलाता है। ठीक है, और ये मांगे जो है किससे मांगी जाती है? संसद से। है जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने विभाग से मांगते हैं। ठीक है, संसद से। तो सबसे ज्यादा जो है यदि आ जाए कि मांग किसमें मांगी जाती है तो सबसे ज्यादा होती है रक्षा के क्षेत्र में। है तो रक्षा के क्षेत्र में 6 ठीक है विभाग है। कितने? 6 विभाग। सब सर्वाधिक विभाग जो है रक्षा के क्षेत्र में जो है होती है। ठीक है, तो इसमें जोड़ लो चाहे, जिसमें 6 मांगे रक्षा मंत्रालय से जुड़ी होती हैं। जिसमें 6 मांगे रक्षा मंत्रालय से जुड़ी होती हैं। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी होती हैं। 6 मांगे रक्षा मंत्रालय से जुड़ी होती।
अब देखिए कुछ निधियां भी हैं, अभी हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर ले। बजट के निर्माण की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाती है? तो नवंबर दिसंबर से ही शुरू, सितंबर माह से ही बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और फिर बन करके तैयार हो जाता है, तब इसको फरवरी में पेश किया जाता है। तो लंबी प्रक्रिया होती है, तब जाकर के बजट तैयार होता है। तो आप लोगों ने संचित निधि का नाम सुना है? आकस्मिक निधि, संचित निधि। तो बताइए संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 266। तो संचित निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 266 में। और क्वेश्चन आता है कि संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास है कि उपराष्ट्रपति के पास है कि संसद के पास है। तो संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। याद हो जाएगा। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद? 266। और संचित निधि से धन निकालने का अधिकार संसद। फिर आ जाए आकस्मिक निधि का उल्लेख किसमें है? 267 में। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। और आ जाए आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार। तो ये भी आपको दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 266। तो लिखिए, डैश करके लिखिए। देखो, केंद्र व राज्य सरकार दोनों की अपनी अपनी संचित निधि होती है। केंद्र व राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार दोनों की अपनी संचित निधि होती है। दोनों की अपनी अपनी क्या होती है? संचित निधि होती है, जिसमें टैक्स व उधार से प्राप्त समस्त आय रखी जाती है। जिसमें टैक्स यानी कर व उधार से प्राप्त, जो उधारी होती है उससे प्राप्त आय है, व उधार से प्राप्त आय, उधार से प्राप्त आय रखी जाती है। उधार से प्राप्त आय रखी जाती है। वो विधायिका या संसद की अनुमति के बगैर इससे धन नहीं निकाला जा सकता। विधायिका या संसद की अनुमति के बगैर, विधायिका या संसद की अनुमति के बगैर, इससे धन नहीं निकाला जा सकता। इससे धन नहीं निकाला जा सकता। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? विधायिका या संसद के पास है। और दूसरी हेडिंग डाल दीजिए आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, और आकस्मिक निधि का उल्लेख है अनुच्छेद 267। अनुच्छेद 267। तो कोई आकस्मिक घटना घट जाती है, जैसे भारत में है, तो फिर जो है बिना संसद की अनुमति से राष्ट्रपति जो है धन की स्वीकृति कर देते हैं, ठीक है। जो कि आकस्मिक जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे पूर्ति होती है उसकी, तो उससे धन निकालने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो देखो, देख लीजिए इसके बारे में। देखो, आकस्मिक निधि का सामना करने के लिए, आकस्मिक निधि, आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए, ऐसा करो, आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए, आकस्मिक स्थिति का
सामना करने के लिए तो यदि केंद्र की कोई घटना है तो किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति। यदि राज्य की कोई घटना है तो राज्यपाल को है। तो आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से इससे धन निकाला जा सकता है। राज्यपाल की अनुमति से इससे धन निकाला जा सकता है। इससे धन निकाला जा सकता है, लेकिन बाद में संसद से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो हाँ, पास करने के लिए भी संसद से लेना। अभी जरूरत थी, संसद की बैठक नहीं चल रही है तो कहाँ से हम पास करें? तो जब संसद की बैठक होगी तो वहां से पास करा लिया जाए। तो जोड़ लो आगे, देखिए। परंतु बाद में संसद की अनुमति इसके लिए प्राप्त कर ली जाती है। परंतु बाद में संसद से इसकी अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। इसकी अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। बाद में अनुमति प्राप्त कर ली जाती है। तो ये याद रखिएगा कि जो भारत की संचित निधि है या राज्य की संचित निधि, दोनों हमने लिखाया है ना, कि केंद्र की संचित निधि और राज्य सरकार की संचित निधि, दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 266 में। भाई राज्यों में भी तो होती है संचित निधि, और कहाँ होती? केंद्र में होती। दोनों का उल्लेख किसमें? 266। ऐसे ये भी याद रखिएगा, राज्य की आकस्मिक निधि और केंद्र की आकस्मिक निधि। तो केंद्र की आकस्मिक निधि से धन निकालने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राज्य की राज्यपाल के पास। और दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 267। तो कभी आ जाए राज्य की आकस्मिक निधि का उल्लेख कहाँ पे है तो क्या मारेंगे? 267। या आ जाए राज्य की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो 266। भारत की तो है ही है, केंद्र की तो है भी, लेकिन राज्य की भी संचित निधि और आकस्मिक निधि का उल्लेख इन्हीं अनुच्छेदों में है। ये भी याद रखिएगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।